हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं बहुत ही अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए टॉप जी के जीएस के प्रश्न। ऐसे प्रश्न हैं सो बार बार एग्जाम में पूछते, तो किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं प्रैक्टिस के तौर पे भी इस वीडियो को देख सकते हैं। लास्ट में बताइए कितने क्वेश्चन सही हैं। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे। पहला क्वेश्चन पूछा है किंग जॉर्ज पंचम और क्वीन मेरी के स्वागत के लिए 1924 में कौन सा स्मारक बनाया गया था। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर इस प्रश्न का कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, गेटवे ऑफ इंडिया। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में स्थित है। कहां पर स्थित है यह, तो यह जो स्थित है यह मुंबई में स्थित है। इसे किंग जॉर्ज पंचम और क्वीन मेरी के भारत आगमन की स्मृति में बनाया गया था। कब भारत आगमन हुआ था इनका, तो 1911 में। इसका निर्माण 1924 में पूरा हुआ। यह इंडो सार्वजनिक स्थापत्य शैली से निर्मित है। बाद में यह भारत में ब्रिटिश शासन के प्रतीक के रूप में प्रसिद्ध हुआ। बाकी ऑप्शन में दिया चार मीनार, तो चार मीनार जो हैदराबाद में है, विक्टोरिया मेमोरियल कोलकाता में है और इंडिया गेट दिल्ली में है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है इनमें से कौन सा देश को हवाओं का देश कहा जाता है। इनमें से किस देश को हवाओं का देश कहा जाता है यह आपसे पूछा है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, डेनमार्क। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा डेनमार्क को हवाओं का देश कहा जाता है। इसका कारण है यहाँ का तेज और निरंतर बहने वाली हवाएं। डेनमार्क पवन ऊर्जा उत्पादन में दुनिया का अग्रणी देशों में से एक है। बाकी बात क्यों नहीं डेनमार्क की, तो इसकी राजधानी ध्यान रखिए। राजधानी जो इसकी कोपेनहेगन है, मुद्रा यहाँ की डेनिश क्रोन है और इसका उपनाम है हवाओं का देश। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था। आपसे पूछा है कि भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन कब किस वर्ष किया गया था। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, 1993 में। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन 12 अक्टूबर 1993 को किया गया था। यह मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत स्थापित हुआ। इसका मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय जो है वह आपका नई दिल्ली में है। न्यू दिल्ली में इसका मुख्यालय है। इसका उद्देश्य क्या है इसको स्थापन करने का, तो भारत में मानवाधिकारों की रक्षा और संवर्धन के लिए। एनएचआरसी एक वैधानिक संस्था है, संवैधानिक नहीं, यह भी ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है भारत में प्रथम ईसाई मिशनरी संगठन सेरामपुर मिशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, विलियम कैरी। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा सेरामपुरम मिशन भारत का प्रथम ईसाई मिशनरी संगठन था। इसकी स्थापना 1799 में विलियम कैरी ने दो अन्य साथियों जासुआ मार्समैन और विलियम वार्ड के साथ मिलकर की। स्थान का है तो सेरामपुर जो है पश्चिम बंगाल में उस समय डेनमार्क का उपनिवेश था। यह उद्देश्य था भारत में ईसाई धर्म का प्रचार और शिक्षा का प्रसार। विलियम कैरी को फादर ऑफ मॉडर्न मिशनरी मूवमेंट इन इंडिया कहा जाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है 1505 में भारत के पहले पुर्तगाली वायसराय द्वारा किस किले का निर्माण कराया गया था। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। क्या बताइए इसका राइट आंसर आप लोगों को पता था। अगर राइट आंसर पता तो कमेंट बॉक्स में यस लिख दीजिए, अगर नहीं पता तो नो लिख दीजिए। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है सेंट एंजेलो फोर्ट। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। भारत के पहले पुर्तगाली वायसराय फ्रांसिस्को डी अल्मेडा थे। उन्होंने 1505 ईस्वी में केरल के कन्नूर में सेंट एंजेलो फोर्ट का निर्माण करवाया। यह किला पुर्तगालियों के भारत में नौसैनिक और व्यापारियों अड्डों का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। इसे कुन्नूर किला के नाम से भी जाना जाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा ताप विद्युत संयंत्र और उसके स्थान का इनमें से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। आपसे पूछा कि ताप विद्युत संयंत्र और उसके स्थान का इनमें से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो नवेली जो है नवेली ताप विद्युत संयंत्र जो तमिलनाडु में यह सही है। पनकी भी उत्तर प्रदेश में यह भी सही है। कोरबा जो छत्तीसगढ़ में यह भी सही है। परंतु तालचेर जो विद्युत संयंत्र दिया हुआ यह आपका असम में दिया, परंतु यह असम में नहीं है, यह आपका उड़ीसा में है। उड़ीसा में यह आपका है, उड़ीसा में। इसलिए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तालचेर जो असम दिया हुआ यह सुमेलित नहीं है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा पाकिस्तान के संसद को दिया गया स्थानीय नाम क्या है। आपसे पूछा कि पाकिस्तान के संसद को दिया गया स्थानीय नाम क्या है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा इस प्रश्न का वो हो जाएगा ऑप्शन बी, मजलिस ई शूरा पाकिस्तान के संसद का नाम है। पाकिस्तान की संसद का आधिकारिक नाम मजलिस ए शूरा है। या
एक द्विसदनीय सदन है जिसमें शामिल है नेशनल असेंबली जिसे जो कि निचला सदन है और सीनेट जो कि उच्च सदन है। चलिए कुछ प्रमुख दक्षिण एशियाई देशों की संसदों का स्थानीय नाम बताते हैं। तो भारत के संसद का नाम संसद है, पाकिस्तान के संसद का नाम अभी हम लोग पढ़े मजलिस ए शूरा है, बांग्लादेश की संसद का नाम जातीय संसद है। तो नेपाल के संसद का क्या नाम है? तो नेपाल के संसद का नाम संघीय संसद है, फेडरल पार्लियामेंट। श्रीलंका के संसद का नाम जो है वह संसद है। भूटान के संसद का नाम तुरुसगुंडो है, राष्ट्रीय सभा यानी कि। मालदीव के संसद का नाम पीपुल्स मजलिस है। अफगानिस्तान के संसद का नाम शूरा है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है किस भारतीय राष्ट्रवादी की जयंती को प्रतिवर्ष पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। आपसे पूछा है किस भारतीय राष्ट्रवादी की जयंती को प्रतिवर्ष पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नेताजी सुभाष चंद्र बोस। कब मनाया जाता है पराक्रम दिवस? तो पराक्रम दिवस जो मनाया जाता है वह आपका 23 जनवरी को मनाया जाता है। 23 जनवरी को मनाया जाता है। भारत सरकार ने 2021 से घोषणा की कि 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाएगा। यह दिन महान स्वतंत्रता सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती। उद्देश्य क्या है इसको पीछे? तो युवाओं को नेताजी के साहस, देशभक्ति और राष्ट्रवाद से प्रेरित करना। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा भारत में स्टॉक मार्केट के विनियमन के लिए कौन सी केंद्रीय एजेंसी जिम्मेदार है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, सेबी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। सेबी का फुल फॉर्म क्या है? तो सेबी का जो फुल फॉर्म है वह है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी की स्थापना कब हुई? तो सेबी की स्थापना जो हुई थी 1988 में गैर सांविधिक निकाय, लेकिन 1992 में अधिनियम द्वारा वैधानिक दर्जा मिला। इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर जो है मुंबई में है। मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। उद्देश्य क्या है इसके पीछे? तो स्टॉक इस उद्देश्य क्या है इसके स्थापना का या इसको बनाने के लिए? तो इसका उद्देश्य है स्टॉक मार्केट का विनियमन, निवेशकों की सुरक्षा और पूंजी बाजार में पारदर्शिता बनाए रखना। सेबी भारतीय शेयर बाजार के दो प्रमुख स्टॉक एक्सचेंज बीएसई और एनएसई को नियंत्रित करता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है मृदा का वैज्ञानिक सर्वेक्षण करने के लिए भारत में मृदा सर्वेक्षण किस वर्ष में स्थापित किया गया था। आपसे पूछा कि मृदा का वैज्ञानिक सर्वेक्षण करने के लिए भारत में मृदा सर्वेक्षण किस वर्ष में स्थापित किया गया था। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, 1956 इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। भारत में सॉइल एंड लैंड यूज सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना 1956 में हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय जो नागपुर महाराष्ट्र में। यह संगठन कृषि एवं विकास कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में नागरिकता के अधिकारों की निरंतरता का उल्लेख है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 10 इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 10 कहता है कि जो भी व्यक्ति इस भाग के अंतर्गत नागरिक है वह तब तक नागरिक रहेगा जब तक कि संसद अन्यथा प्रावधान न करे। यानी यह अनुच्छेद नागरिकता के अधिकारों की निरंतरता सुनिश्चित करता है। बाकी विकल्पों की बात करें तो अनुच्छेद 12 जो है मौलिक अधिकारों के संदर्भ में राज्य की परिभाषा देता है। अनुच्छेद 10 अभी हम लोग पढ़े तो अनुच्छेद 9 की बात करें तो ऐसे व्यक्ति को नागरिकता से वंचित करता है जिनमें स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता ले ली हो। बाकी अनुच्छेद 11 की बात करें तो संसद को नागरिकता से संबंधित प्रावधान बनाने की शक्ति देता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसमें जीएसटी परिषद के गठन का प्रावधान है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, 279 ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। जीएसटी परिषद यानी कि जीएसटी काउंसिल का गठन अनुच्छेद 279 ए के तहत किया गया। यह प्रावधान 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2000 से 16 जोड़ा गया। जीएसटी परिषद की बात करें तो केंद्रीय और राज्य सरकारों के बीच जीएसटी से संबंधित मामलों पर सिफारिश करना, कर दरें, छूटें और नियम तय करना। इसके अध्यक्ष जो होते हैं वो केंद्रीय वित्त मंत्री होते हैं। इसमें जो सदस्य होते हैं वो सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के वित्त मंत्री होते हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है प्रथम पंचवर्षीय योजना के अध्यक्ष कौन थे। आपसे पूछा है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना के अध्यक्ष कौन थे। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, जवाहरलाल नेहरू इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। भारत की पहली पंचवर्षीय योजना फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो है वर्ष 1951 से 1956 तक लागू रही। इसका उद्देश्य था कृषि पर बल देना, सिंचाई और बुनियादी ढांचे का विकास। योजना आयोग यानी कि प्लानिंग कमीशन के अध्यक्ष इस समय भारत के प्रधानमंत्री
होते थे, अतः पंडित जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे। योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को हुई थी। इस योजना की रूपरेखा हरोड डोमर मॉडल पर आधारित थी। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा किस भारतीय राज्य में ब्लू माउंटेन स्थित है? आपसे पूछा किस भारतीय राज्य में ब्लू माउंटेन स्थित है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन मिजोरम। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ब्लू माउंटेन का असली नाम फांगल पुई है। यह मिजोरम की सबसे ऊंची चोटी है जिसकी ऊंचाई लगभग 2157 मीटर है। या फावंगल पुई नेशनल पार्क में स्थित है और मिजोरम का एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है। इसे पर्वत को स्थानीय लोग पवित्र मानते हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है उस इंजीनियर का नाम बताइए जो हम्पी खंडरों को दुनिया के समक्ष लाया था। आपसे पूछा कि उस इंजीनियर का नाम बताइए जो हम्पी खंडरों को दुनिया के समक्ष लाया था। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन है कर्नल कॉलिन मैकेंजी। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। कर्नल कॉलिन मैकेंजी एक ब्रिटिश सैन्य इंजीनियर और पुरातत्वविद थे। उन्होंने 1800 के दशक की शुरुआत में हम्पी के खंडरों का सर्वेक्षण और दस्तावेजीकरण किया। मैकेंजी को भारत का प्रथम सर्वेयर जनरल भी कहा जाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है माउंट एटना ज्वालामुखी कहां स्थित है। आपसे पूछा है कि माउंट एटना ज्वालामुखी जो है कहां स्थित है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी इटली। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। माउंट एटना यूरोप का सबसे ऊंचा और सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है या सिसिली द्वीप इटली में स्थित है। माउंट एटना एक सक्रिय स्ट्रेटोवोल्केनो है जिसकी गतिविधि प्राचीन काल से दर्ज की जा रही है। इसे यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल का दर्जा प्राप्त है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है। आपसे पूछा है कि भारत की सबसे लंबी झील कौन सी। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी वेम्बनाड झील। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। वेम्बनाड झील भारत की सबसे लंबी झील है। यह केरल राज्य में स्थित है। इसकी लंबाई लगभग 96 किलोमीटर। इसे वेम्बनाड कायल भी कहा जाता है। यह झील रामसर साइट में भी शामिल है यानी एक अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमि। बाकी बात करें झीलों की तो भारत की सबसे लंबी झील अभी हम लोग पढ़े वेम्बनाड झील जो कि केरल में। तो भारत की सबसे बड़े खारे पानी की झील कौन सी। तो भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की जो झील है वह चिल्का झील जो कि उड़ीसा में है। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी। तो भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है वह बुलर झील जो कि जम्मू कश्मीर जो कि एक केंद्र शासित प्रदेश है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है शेरशाह सूरी का मकबरा कहां पर स्थित है। आपसे पूछा कि शेरशाह सूरी का मकबरा कहां पर स्थित है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी सासाराम बिहार में स्थित है शेरशाह सूरी का मकबरा। शेरशाह सूरी का मकबरा बिहार के सासाराम शहर में स्थित है। इसे 1545 से 1549 ईस्वी के बीच बनवाया गया था। यह अफगान स्थापत्य शैली का उत्कृष्ट उदाहरण है और इसे भारत का दूसरा ताजमहल भी कहा जाता है। यह मकबरा एक कृत्रिम झील के बीच में बना हुआ है और चारों तरफ से पानी से घिरा है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा यक्षगान किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। आपसे पूछा है कि यक्षगान जो है किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी कर्नाटक। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। कर्नाटक जो है यक्षगान जो है कर्नाटक राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। यक्षगान कर्नाटक का पारंपरिक लोक नृत्य और नाट्य रूप है। यह विशेष रूप से दक्षिण कन्नड़ और उडुपी जिलों में लोकप्रिय है। बाकी बात यह हुई कर्नाटक राज्य की तो इसकी राजधानी है बेंगलुरु। स्थापना हुआ था इस राज्य का 1 नवंबर 1956 में। पूर्व नाम था मैसूर राज्य। राजकीय भाषा यहाँ की है कन्नड़। वर्तमान मुख्यमंत्री हैं सिद्धारमैया और वर्तमान राज्यपाल है थावर चंद्र गहलोत। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है आदि ग्रंथ किस समुदाय का धार्मिक ग्रंथ है। आज आपसे पूछा है कि आदि ग्रंथ जो है किस समुदाय का धार्मिक ग्रंथ है। चलिए राइट आंसर बता दीजिए। राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी सिख। आदि ग्रंथ जो है सिख समुदाय का धार्मिक ग्रंथ है। आदि ग्रंथ सिख धर्म का प्रमुख धार्मिक ग्रंथ है जिसे बाद में गुरु ग्रंथ साहिब के नाम से जाना गया। इसका संकलन 5वें सिख गुरु अर्जुन देव जी ने 1604 ईस्वी में किया था। इसमें सिख गुरुओं की वाणी के साथ साथ संत कबीर, नामदेव, रविदास आदि संतों की वाणी भी शामिल है। इसे स्वर्ण मंदिर अमृतसर में स्थापित किया गया था। तो ये रहे आपके टॉप जी के जीएस के प्रश्न जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब आज के वीडियो से प्रश्न है इसका राइट आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। आज के वीडियो से प्रश्न है निम्न में से किस देश को हवाओं का देश कहा जाता है। इसका जो भी राइट आंसर वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और हाँ देखिए अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए मिलता है एक नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग रेलवे एग्जाम टारगेट चैनल को।